भारत में होने वाले आम इंतखाबात से मुताल्लिक मजीद बात करते हैं एंकर पर्सन और तज्जियाकार जुनैरा अजहर से। जी जुनैरा, ओवर टू यू। थैंक यू अली। एंड दिस इज़ द सेकंड फेज़ ऑफ इंडियन इलेक्शंस। हमने फर्स्ट फेज़ की भी कंप्लीट एक्सक्लूसिव एक न्यूज़ पे कवरेज दी थी। वी आर एक्चुअली यूजिंग दीज इलेक्शंस टू अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया। पॉलिटिकल सिस्टम काम कैसे करता है, वहाँ के मसाइल क्या हैं, वहाँ का इलेक्टोरल सिस्टम कैसा है, पॉलिटिकल डायनामिक्स कैसे हैं। और पिछली दफ़ा की तरह मेरे साथ एक्सपर्ट ऑन इंडिया आई वुड से डॉक्टर याकूब बंगिश मौजूद हैं। इनके साथ हम डिस्कशन करेंगे एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तकरीबन 13 स्टेट्स में इलेक्शंस हो रहे हैं और 89 कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं और 1200 के करीब उम्मीदवार हैं। ह्यूज वॉल्यूम एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और आई विल स्ट्रेट कम टू कर्नाटका एंड केरला बिकॉज ये वो स्टेट्स हैं जो बड़ी डिस्कस हो रही हैं फॉर द रीजंस यू विल एक्सप्लेन। लेकिन मुझे वो हिजाब वाली वीडियो याद आ गई स्टूडेंट्स की, जो ख़वातीन लड़कियों को स्टूडेंट्स को इजाज़त नहीं दी गई थी एक कॉलेज में, और उसके बाद एक लड़की की बड़ी वीडियो वायरल भी हुई थी, उसने अल्लाह अकबर का नारा लगाया था। तो दिस कर्नाटका स्पेसिफिक डायनामिक्स ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया, इसको कुछ आप इलेबोरेट करें। जी बिल्कुल जुनैरिया, मेरे ख्याल में जो साउथ ऑफ इंडिया है ना वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग है और पाकिस्तान में बहुत कम लोगों को पता है कि साउथ इंडिया में क्या होता है। उसकी डायनामिक्स नॉर्थ इंडिया से काफ़ी हद तक फ़र्क हैं। मगर ये जो इंसिडेंट हुआ कर्नाटका के अंदर कुछ साल पहले, इसने लोगों को बड़ा हैरान किया बिकॉज साउथ इंडिया में ये पहला इस टाइप का इंसिडेंट था। हिंदुत्व जो है वो बहुत ज़्यादा नॉर्थ इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियस है, हिंदू मुस्लिम फसाद भी होते हैं, पर साउथ इंडिया में कभी इतना हुआ नहीं। अच्छा, यहाँ कर्नाटका और केरला दोनों बड़े इंटरेस्टिंग है। केरला में तकरीबन 30% आबादी मुसलमान है, कर्नाटका में कोई 15 से 20% है। और यहाँ हमेशा पीसफुल ताल्लुकात रहे हैं हिंदुओं और मुसलमानों और बाकी जो मज़ाहिब के दरमियान, तो यहाँ कभी इस तरह का इशू नहीं हुआ। तो जब ये इशू उमड़ के सामने आया तो लोग बड़े हैरान हुए क्योंकि उस वक्त वहाँ एक बीजेपी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने ऑफ कोर्स सपोर्ट किया कि जी हिजाब पे बैन लगाया जाए। फिर ये कोर्ट के अंदर भी गया, फिर वो सब कुछ, मतलब वो सब लोगों को पता है कि एंड में वो डिस्कशन क्या हुआ। मगर इसका बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो नतीजा आया कि उसके बाद जब केरला में स्टेट इलेक्शन हुए, प्रोविंशियल इलेक्शन हुए, तो बीजेपी हार गई और कांग्रेस की गवर्नमेंट आ गई। ओके। और उसने फिर जो है रिएक्शन आया जी, और एक और जो यूनिफॉर्म के जो रिस्ट्रिक्शंस है वो थोड़े बहुत ईज किए गए। तो ये समझा जा रहा था कि साउथ के अंदर इस तरह की हिंदुत्व पॉलिटिक्स के जी हिजाब पे बैन लगा दें और मुसलमानों के खिलाफ एक्शंस करें, ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। तो आपके ख्याल में अब जो बीजेपी वहाँ पे अपने कैंडिडेट्स खड़ी कर रही है वो किस बेस पे कर रही है? अगर बैकग्राउंड ये है और डायनामिक्स भी डिफरेंट है, वो नॉर्थ की तरह रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो वहाँ पे उन्होंने किस तरह टैप किया होगा कैंडिडेट्स को? क्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स दिए हैं, क्या इंसेंटिव्स दिए हैं? जी बीजेपी तो बहुत कोशिश कर रही है कि वो साउथ के अंदर अपना एक पॉइंट जमाए, बिकॉज अभी तक अब फॉर एग्जाम्पल केरला है, पिछले 2 इलेक्शन से बल्कि 3-4 इलेक्शन से बीजेपी ने कभी वहाँ सीट ही नहीं जीती। तो केरला के अंदर अब इन्होंने जो केरला है वो राहुल गांधी वहाँ वायनाड की जो सीट है वहाँ से खड़े होते हैं और पिछली दफ़ा उन्होंने तकरीबन 4-5 लाख के मार्जिन से इलेक्शन वहाँ जीता। जी बिल्कुल ह्यूज। और अब उन्होंने क्या किया है कि बीजेपी का जो प्रोविंशियल प्रेसिडेंट है वो राहुल गांधी के खिलाफ खड़ा हुआ है, तो वो बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं। वहाँ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट साउथ के अंदर बड़े शुरू किए हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को पुश किया जा रहा है। अगेन जिस तरह हमने पिछली बार डिस्कस किया कि इन्फोर्समेंट डिवीजन आ जाता है कभी कभी अगर लोग बात ना माने, तो वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ बीजेपी का मतलब है पॉलिटिकल मैनूवरिंग से कोशिश की जा रही है। अगर ये समझने की कोशिश की जाए कि क्या उन्होंने कोई अपने रवैये भी बदले हैं वहाँ पे, तो उसकी कोई हमारे पास नज़ीर? जी नहीं, बिल्कुल रवैये तो मेरे ख्याल में वैसे के वैसे ही हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि उस तरह की जिस तरह से नॉर्थ इंडिया में कहानी वो चलती है साउथ में चले। मगर केरला एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, शायद हमारे जो नाजरीन है उनको ना पता हो कि केरला के अंदर लेफ्ट की भी गवर्नमेंट रहती है। मतलब ये कांग्रेस और लेफ्ट में वो ऑसिलेट करता रहता है और पिछले 40-50 साल से ऐसे ही कर रहा है। और केरला इज ऑल्सो द मोस्ट एजुकेटेड प्रोविंस इन इंडिया ऑल्सो, एंड इट्स द ओनली प्रोविंस जहाँ हिंदूज, मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस की तकरीबन करीब पॉपुलेशन है और बड़े पीसफुल रहे हैं। सरप्राइज डॉक्टर बंगिश के एक इंडिया है, नॉर्थ और साउथ की इतनी डिफरेंट वेरिएशंस हैं, नॉर्थ क्यों दूसरी तरफ चला गया, इंतहा पसंदी की तरफ क्यों चला गया, और साउथ कैसे रेजिस्ट कर रहा है? जी इसकी बड़ी वजूहात है, मतलब इसके अंदर तो मेरे ख्याल में लोगों की लाइफ टाइम निकल जाती है एक्सप्लेन करते हुए। अगर एक तो सिर्फ टिपिंग पॉइंट्स कुछ मेरे ख्याल में एक तो कल्चरल फ़र्क है नॉर्थ और साउथ इंडिया का।
सेकंड, एजुकेशन बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया से कम पढ़ा लिखा है। अब देखें केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के जो लिटरेसी रेट है वो बिहार जैसी रियासत से डबल है तकरीबन। डिवर्सिटी का भी रोल है, डाइवर्सिटी भी, और वहाँ एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस जो है ना बहुत देर तक रही है। बिकॉज आप देखें कि क्या है, हिंदुत्व की लाइंस क्या होती हैं कि जी मुसलमानों ने इन्वेड किया, हमारे पे रूल किया, पर साउथ के अंदर तो इन्वेजन उस तरीके से नहीं हुई। और लोगों को ये भी याद रखना चाहिए कि सबसे पहले जो बड़े सगीर में मुसलमान आए वो केरला में आए। सो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द प्रॉफिट केरला में एक मस्जिद बन गई थी। तो वो जो इन्वेजन्स वाली कहानी है वो केरला में चलती नहीं है जी। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग व्हिच आई नोटिस्ड व्हाइल आई वाज रिसर्चिंग कि उनकी सुप्रीम कोर्ट ने सारी पिटिशंस रिजेक्ट कर दी 100%, जो ये डिमांड कर रही थी कि ईवीएम्स को वीवीपैट से, यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल से वेरीफाई किया जाए, कि डबल चेक हो जाए कि मशीन है, ईवीएम में मसले हैं, मसाइल हैं, वी ऑल नो दैट। तो उन्होंने बहुत सारी पिटिशंस और सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी का तो मकसद यही होता है कि आप ट्रस्ट करें। तो ये इस पर आप क्या कहेंगे? जी, मसला यही है ना कि ट्रस्ट नहीं था तो ये पिटिशन आई ना। अगर ये ट्रस्ट होता, अगर ये यकीन होता कि ईवीएम बिल्कुल 100% ठीक चल रही है तो ये पिटिशन आती ही ना। तो जब उन्होंने कहा ना कि जी डाउट ही नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं डाउट करना चाहिए? डोंट इवन डाउट जी, ये सुप्रीम कोर्ट कैसे कह सकती है? सुप्रीम कोर्ट कह रही है। और मजे की बात है, ये नहीं कह रहे थे कि ये बंद कर दे, ईवीएम ना करें, वो बस एक पेपर ट्रेल चाह रहे थे, क्रॉस वेरिफिकेशन चाह रहे थे। तो उसके अंदर क्या मजायका है, क्या उसमें मसला है, प्रॉब्लम इसका मतलब है मजायका है इसका मतलब है। देखिए, जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जजेस अपॉइंट हुए हैं, काफ़ी क्लियरली पता चल रहा है कि वो किस बेंट के हैं, किस डायरेक्शन पे आ रहे हैं। हम सब ने देखा कि जो कश्मीर पे जजमेंट आई थी वो इतनी हैरानकुन थी कि मतलब उसके लिए आपको इतनी कलाबाजियां खानी पड़ रही थी कि उसको एक्सप्लेन किया जाए। तो अब भी ये वही है कि नहीं जी, सवाल ना उठाए, डाउट ना करें। अगर डाउट नहीं होगा तो किसी भी दुनिया में, किसी भी सुप्रीम कोर्ट में केस ही नहीं आएंगे। वो डाउट की वजह से आते हैं, बिकॉज इंसान है, पूरी दुनिया में इंसान है, यू हैव अ राइट टू क्वेश्चन। जी, तो ये एक बड़ा मसला सामने आया कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि आप डाउट भी ना करें, आप क्वेश्चन भी रेज ना करें, क्योंकि कुछ लोगों ने कहा कि ईवीएम्स में मसाइल हैं, जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स है उसकी कोई वेरिफिकेशन होनी चाहिए, क्रॉस वेरिफिकेशन। तो बिल्कुल आउटराइटली सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इंडियन डेमोक्रेसी का, जो अंडरस्टैंड करना चाहिए हाउ थिंग्स वर्क ओवर देयर। और हम वापस चलेंगे अपने न्यूज़ एंकर की तरफ, अली की तरफ, और ये कवरेज चलती रहेगी 3 o'clock के बुलेटिन में भी।